हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हमारा सरलरेखा गति चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा त्वरण एक्सीलरेशन। हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अब कंपटीशन के मतलब से, आगे के टॉपिक के मतलब से, क्योंकि इसके बाद हम एक समान त्वरित गति के समीकरण पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पुराना भी याद होगा। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो त्वरण है एक्सीलरेशन। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब त्वरण की दिशा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दिशा में, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं और इसकी दिशा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दिशा में। अगली मैं आपसे बात करूं तो हम कहते हैं ये एक सदिश राशि है। ये सारे पॉइंट दिमाग में रखना। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। दूसरा बात, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। तीसरी बात, ये एक सदिश राशि है। और चौथी बात, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा आराम से समझेंगे, रिलैक्स होके। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। अब वेग में परिवर्तन की दर तो क्या होगा? देखो, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में हो जाएगा समय अंतराल। जहां पर ये दर शब्द आ गया ना, वहां आपको किससे भाग देना है? समय से भाग देना है। एक चीज दिमाग में रख ले। तो त्वरण हमारा हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या हो जाएगा? समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। निकालने का तरीका क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। यानी अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे और समय अंतराल का भाग लगा देंगे। तो सिंपल सा हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ओके। अब वेग कैसे परिवर्तित हो सकता है? वेग में परिवर्तन की दर हम जो बात कर रहे हैं, तो वेग कैसे परिवर्तित होगा? तो आप सब लोग जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। यानी वेग की निर्भरता उसके परिमाण पर भी होगी और वेग की निर्भरता उसकी दिशा पर भी होगी। अगर सपोज कीजिए परिमाण परिवर्तित हो गया तो वेग परिवर्तित हो जाएगा और दिशा परिवर्तित हो गई तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। यानी वेग कैसे परिवर्तित हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो वेग परिवर्तित हो सकता है उसके परिमाण में परिवर्तन से, एक वेग परिवर्तित हो सकता है वेग की दिशा में परिवर्तन से। अब बोलो कैसे सर? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास कोई भी कण है, वो क्या कर रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका वेग 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लेकिन आप देखो, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये जो त्वरण होगा वो वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण होगा। भाई देखो, पहले उसका वेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग बढ़ के कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। 12 से बढ़ के कितना हो गया? 14 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परिमाण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। वेग का परिमाण लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 से 12 हुआ है, 12 से 14 हुआ है, लेकिन यहाँ दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो वेग में परिवर्तन क्यों हो रहा है? वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं कि भाई कोई कण है मेरे पास जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरफ गति कर रहा है। कुछ देर के बाद
वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही इस तरफ गति करना प्रारंभ कर देता है। पहले 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दिशा में गति कर रहा है और कुछ समय पश्चात वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही उसके लंबवत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। तो आप देखिए परिमाण तो पहले भी 10 था, अब भी परिमाण कितना है, 10 है। यानी यहाँ परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वेग तो परिवर्तित हुआ है। वेग क्यों परिवर्तित हुआ है? क्योंकि पहले इस तरफ जा रहा था और अब इस तरफ जा रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हुआ है, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण। तो यानी वेग दो तरीके से परिवर्तित हो सकता है। एक परिवर्तित कैसे हो सकता है? परिमाण में परिवर्तन कारण। जैसे यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड था, कुछ समय के बाद 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कुछ समय के बाद 14 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आप देख सकते हैं वेग का परिमाण लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आया है, पहले भी 10 मीटर प्रति सेकंड से है, बाद में भी 10 मीटर प्रति सेकंड से है, लेकिन पहली दिशा और अब की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों ही कंडीशन में वेग परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर भी वेग परिवर्तित हुआ है और यहाँ पर भी वेग परिवर्तित हुआ है। यहाँ वेग का परिमाण परिवर्तित हुआ है और यहाँ वेग की दिशा परिवर्तित हुई है। यानी यहाँ पर भी त्वरण होगा, यानी ये गति कैसी है, त्वरित गति, और यहाँ पर भी त्वरण होगा, तो ये भी गति कैसी है, त्वरित गति। तो यानी जब हम वेग में परिवर्तन की बात करेंगे तो दोनों चीज हमको दिमाग में रखनी है। अगर वेग का परिमाण परिवर्तित हो गया तो वेग परिवर्तित हो जाएगा, और अगर वेग की दिशा परिवर्तित हो गई तो भी वेग परिवर्तित हो जाएगा। तो ये है हमारा त्वरण। अब जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, हम इसके औसत मान की बात कर लेते हैं, हम इसके तात्क्षणिक मान की बात कर लेते हैं। जरा सारी परिभाषाओं को बताते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस फिर मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे सारे तरीके से। देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं औसत त्वरण की। ए एवरेज, एवरेज कह दो, बार कह दो, सदिश राशि वेक्टर लगा दिया, बराबर डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यानी त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या हो गया, डेल्टा टी। यानी वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, जैसा कि मैं अब तक आपको बता चुका हूं। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हो गया हमारा औसत त्वरण। अब हम बात करेंगे किसकी, तात्क्षणिक त्वरण की। पहले हमने औसत त्वरण देखा था, हम देखेंगे तात्क्षणिक त्वरण। तो किसी निश्चित समय पर, किसी विशेष क्षण पर जो कण का त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। तो किसी निश्चित समय पर या किसी क्षण पर जो कण का त्वरण है उसे हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण। किसी निश्चित क्षण पर, एग्जैक्ट टाइम पर, निश्चित समय पर कण का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो समय अंतराल है वो 0 की तरफ अग्रसर होना चाहिए, यानी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डीवी वेक्टर अपॉन dt। यानी जब ये समय अंतराल 0 की तरफ अग्रसर हो जाए तो उस समय इसको हम क्या बोल देंगे, तात्क्षणिक त्वरण। तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डीवी वेक्टर अपॉन dt। ओके, एक आता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण यानी अगर निश्चित समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन समान हो तो ये त्वरण कौन सा कहलाएगा, एक समान त्वरण। यानी अगर निश्चित समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन कैसा हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। जैसे मैं आपसे कहूं समझना, कण का वेग 0 था, 1 सेकंड बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड बाद उसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो देखो पहले सेकंड में कितना परिवर्तन आया, 10 मीटर प्रति सेकंड का। अगले सेकंड में कितना परिवर्तन आया, 10 से 20 हो गया ना, 10 मीटर प्रति सेकंड का। अगले सेकंड में कितना परिवर्तन आया, 20 से 30 हो गया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड का। तो अगर क्रमागत समय अंतरालों में यानी समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एक समान त्वरण। तो आपने देखा यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो प्रत्येक समय अंतराल में जो त्वरण कैसा है वो समान है, तो ये कहलाएगा एक समान त्वरण। हाँ, अगर ऐसा होता 0 से चलता 1 सेकंड बाद 10 मीटर प्रति सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद 25 मीटर प्रति सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद 33 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां देखना जरा, जैसे आपने यहां देखा कि भाई यहाँ कितने का परिवर्तन है, 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन है, तो यहाँ त्वरण कितना बताएंगे आप, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ 10 से कितना हो गया, 25 हो गया, तो यहाँ त्वरण कितना बताएंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ 25 से 33 हो गया, तो यहाँ त्वरण कितना बताएंगे, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो अलग अलग समय अंतराल में जो त्वरण कैसा है वो अलग अलग है, तो इस प्रकार के त्वरण को हम कहते हैं असमान या परिवर्ती त्वरण। यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आपने देखा कि देखो प्रत्येक समय अंतराल में आपका त्वरण समान चला है, तो इसको आप लोगों ने क्या कह दिया, एक समान त्वरण। और यहाँ देखो कि भाई 10 से 15, 15 से 8, यानी त्वरण का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार के त्वरण को हम कहते हैं असमान या परिवर्ती त्वरण। ओके, तो ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया एक समान त्वरण कैसा होता है, और नीचे एग्जाम्पल मैंने बता दिया असमान या परिवर्ती त्वरण कैसा होता है। तो ये तो आपका एक समान त्वरण हो गया, और ये हो गया असमान या परिवर्ती त्वरण। अब जरा त्वरण के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि त्वरण के क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। बहुत सिंपल है, पहले हम सिंपल वे से त्वरण पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर हम एक समान गति के समीकरण भी पढ़ेंगे, एक समान त्वरित गति के समीकरण। इसके अलावा हम कुछ वक्र भी यहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल हम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम त्वरण की तरफ डेडिकेट कर देते हैं, भैया त्वरण समझो। क्वेश्चन है, कोई कण 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 सेकंड पश्चात इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण बताइए। कोई कण है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 सेकंड पश्चात इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण हमको बताना है। देखिए जरा, समझना आराम से आप लोग। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, यानी हमको जो प्रारंभ में इसका वेग दिया, इसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और यू से प्रदर्शित करते हैं, वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड पश्चात, यानी जो समय अंतराल है वो हमको 5 सेकंड का दिया है, इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी जो अंत में इसका वेग रहता है, जिसको हम अंतिम वेग कहते हैं, वो हो जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रारंभ में किस वेग से गतिशील है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से, समय अंतराल 5 सेकंड का है, और अंत में उसका वेग कितना हो जाता है, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है त्वरण बताइए। त्वरण का सूत्र मैंने आपको बताया था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ये बताया था। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, यानी a बराबर अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u अपॉन डेल्टा टी, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, अंतिम वेग यानी v, प्रारंभिक वेग यानी u, और समय अंतराल डेल्टा टी। तो अंतिम वेग आपको यहाँ दिख रहा होगा, कितना दे रखा है, 25, माइनस प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 10,
और डेल्टा टी हो जाएगा 5। तो 25 माइनस 10 यानी 15/5, तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत बहुत सिंपल सा हो गया। देखो कुछ भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया था, कोई कण 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो आपको तुरंत बताना था। तो प्रारंभिक वेग तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, समय अंतराल है आपको 5 सेकंड दे रखा है, अंतिम वेग हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, तुरंत बताना है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, अंतिम वेग हमको 25 दिया था, प्रारंभिक वेग हमको 10 दिया था, समय अंतराल हो गया 5, तो 15/5 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ गया होगा समझ मेरे ख्याल से सभी को। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो कि दिशा के ऊपर आधारित होता है। सबसे पहले आपको मैं जरा रिमाइंड कराता हूं, अगर आप पेपर पे डायरेक्शन यानी दिशा बताना चाहते हैं तो ये होती है ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर, ये दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। याद रखना ये कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा, ये आएगी पश्चिम दिशा, ये आएगी उत्तर दिशा, ये आएगी दक्षिण दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशा है। अब इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा सुनना। कोई कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व की ओर गतिशील है। ठीक है, कोई कण है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व की ओर गतिशील है। फिर हम कहते हैं 5 सेकंड पश्चात वह इसी चाल से उत्तर की ओर गतिशील हो जाता है, तो तुरंत बताइए। कोई कण है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब की ओर गतिशील है, यानी पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है उस तरफ, और 5 सेकंड पश्चात वह ऐसी चाल से उत्तर की ओर गतिशील हो जाता है, तो आपको तुरंत बताना है। पहले पूर्व जा रहा है फिर उत्तर जा रहा है, तो अंतिम वेग कौन सी दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, और प्रारंभिक वेग कौन सी दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ। जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है कि प्रारंभ में तो पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और अंत में वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो जो अंतिम वेग है वो तो कौन सी दिशा की तरफ हो जाएगा, उत्तर की तरफ, और जो प्रारंभिक वेग है वो कौन सी दिशा की तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब पहले तो हम देखते हैं क्या यहाँ वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। तो मैंने आपसे कहा है वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो परिमाण पर भी निर्भर करती है और दिशा पर भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि परिमाण परिवर्तित हो गया तो आप कह देंगे वेग परिवर्तित हो जाएगा, अगर आपको लगता है दिशा परिवर्तित हो गई तो आप कह देंगे वेग परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले वो कहां की तरफ जा रहा था, पूर्व की तरफ जा रहा था, यानी इस तरफ। पहले वो ऐसे चला है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और फिर ऐसे चला है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ये इन्फॉर्मेशन है। पहले पूर्व की तरफ चला है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और फिर वहां से कहां चल दिया, उत्तर की तरफ चल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु दिशा में परिवर्तन हो चुका है। और जब दिशा में परिवर्तन हो चुका है तो यहाँ निश्चित रूप से क्या होगा, त्वरण होगा। अब त्वरण होगा तो जरा हम, यानी दिशा में परिवर्तन हुआ है तो वेग में परिवर्तन हुआ है तो निश्चित रूप से त्वरण होगा। अब जरा निकाल लेते हैं त्वरण की। अगर हम लोग बात करें, ए वेक्टर बराबर होता है वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, या डेल्टा टी कह सकते हैं। वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर को मैं चाहूं तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी करूं, ये भी तो कह सकता हूं। तो जरा देखिए मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी है कि भाई ये तो है इसका यू वेक्टर,
और ये है इसका वी वेक्टर। आपको क्या करना है, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर निकालना है। तो सदिश वाले चैप्टर मैंने आपसे कहा था, याद हो, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं कि अगर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना चाहते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर में बी वेक्टर के विपरीत या ऋणात्मक सदिश को जोड़ना। तो अगर मैं यहाँ पर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर करना चाहता हूं तो इसका मतलब है वी वेक्टर प्लस माइनस यू वेक्टर, यानी वी वेक्टर में मैं यू वेक्टर के विपरीत या ऋणात्मक सदिश को जोड़ूंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू वेक्टर की दिशा को विपरीत करके देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो मेरा काम होगा, इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं, देखना अच्छी तरह से। तो ये तो क्या रहा, हमारा वी वेक्टर रहा, यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर चाहिए, यू वेक्टर इस तरफ प्लस है, सदिश में दिशा विपरीत करते ही क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस यू वेक्टर। अब आप देखो जो वी वेक्टर और माइनस यू वेक्टर है वो एक दूसरे के लंबवत आ रहे हैं, और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी होता है अंडर रूट एक सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का स्क्वायर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आर बराबर आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो पहली बात तो ये तो मेरे पास क्लियर हो गया। अगर मैं डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण निकालना चाहूं तो क्या होगा, अंडर रूट एक का स्क्वायर, इसका वैल्यू भी 10 दे रखी है और दूसरे की वैल्यू भी क्या दे रखी है 10। ये तो है भाई वी वेक्टर और माइनस यू वेक्टर, तो एक की वैल्यू भी 10 दे रखी है, दूसरे की वैल्यू भी कितनी देखिए 10, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200, यानी इसको आप कह सकते हैं 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड। ये तो केवल क्या है, मान है। आपसे दिशा पूछी जाए तो आपको याद होगा सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम में मैंने आपसे कहा था, अगर दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की क्रमागत या आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण उनके योग द्वारा प्राप्त परिणामी को बताता है। तो यहाँ डेल्टा वी वेक्टर की दिशा ये हो जाएगी, और डेल्टा वी वेक्टर यहाँ पर मेरे पास क्या है, वी वेक्टर माइनस, ओके। तो डेल्टा वी वेक्टर की दिशा ये हो गई, यानी इसकी दिशा ऐसे आई, समझिए ऐसे दिशा ये ना, तो ये डेल्टा वी वेक्टर की दिशा होगी, क्योंकि अपने को माइनस यू वेक्टर चाहिएगा तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ देखा 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप कह रहे हो सर हमको त्वरण बताना है, त्वरण का मान बताना है, तो दिशा तो हमने यहाँ बता दी, मान होगा डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण 10 अंडर रूट 2, डेल्टा टी है 5, ये 2 बार चला गया तो 2 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत आराम से समझिए इसको, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज क्लियर करते हुए यहाँ बताई है। यहाँ सीधा दे रखा है कोई कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब की तरफ गतिशील है, हमने पूरब की तरफ चला दिया बिना दिमाग लाए। फिर इसी चाल से उत्तर की तरफ जाता है, देखो भैया उत्तर की तरफ चला दिया। 5 सेकंड का समय अंतराल लगता है और आपसे त्वरण पूछा है, त्वरण होगा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तो माइनस यू वेक्टर करने के लिए मुझे यू वेक्टर की दिशा अपोजिट करनी पड़ेगी, तो देखो मैंने यू वेक्टर की दिशा अपोजिट कर दी, उल्टी कर, तो ये डेल्टा वी वेक्टर हो गया। अब आपने देखा भाई ये दो एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत है तो हम जानते हैं आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, तो 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड, ये आया डेल्टा वी। अब मुझे त्वरण चाहिए, त्वरण होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो 10 अंडर रूट 2 बटे 5, ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सा, यानी मैंने आपको बता दिया कि त्वरण 2 प्रकार से हो सकता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है और वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। ये दोनों ही तरह के मैंने आपको बता दिए। परिमाण में परिवर्तन वाला क्वेश्चन इससे पहले करा दिया और ये दिशा में परिवर्तन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब जरा हम अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, त्वरण के ही। आज अपने को त्वरण ही पढ़ना है। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक समान त्वरित गति के समीकरण। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब हम कहते हैं कि जो त्वरण का मान है ना, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है
और शून्य भी हो सकता है। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, त्वरण शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है, देखो अच्छी तरह समझ। जैसे ये मार्कर है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और मैं इसी तरफ इसको बल लगाऊं तो इसका वेग बढ़ता जाएगा। भाई देखो ये मार्कर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मैं इसको खींचना चालू करूं तो वेग बढ़ता जाएगा ना। तो इस कंडीशन में त्वरण होगा धनात्मक, यानी जब त्वरण धनात्मक होगा तो वेग बढ़ेगा। तो क्या होता है, वेग का बढ़ना होता है। त्वरण जब धनात्मक होगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर कण के वेग की दिशा में, कण जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मैंने बल लगाना स्टार्ट कर दिया, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मैं क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो इसका त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा, और उस कंडीशन में इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अब कण ऐसे आ रहा है, मैं खींच रहा हूं, मैं दम लगा खींच रहा हूं, तो धीरे 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 वेग कम होता जाएगा। ये तो इधर जा रहा है और मैं इधर खींच रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, भाई कहां जा रहा है, रुक 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 रुक, तो इसका वेग कम होगा ना, वेग कम होगा, यानी इस समय त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। तो जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो वेग में कमी होती है, और ऋणात्मक त्वरण को ही हम एक दूसरा नाम देते हैं मंदन। तो मंदन का मतलब क्या है, वेग में कमी। तो अगर कण की गति की दिशा में ही, नहीं कण जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ बल लगता जा रहा है, यानी कण की गति की दिशा में ही बल लगे तो उसका वेग लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण होगा, और वो कैसा होगा, धनात्मक, यानी उसकी अवस्था को हम कहते हैं त्वरण की अवस्था। कण इस तरफ जा रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, उल्टी तरफ खींच रहे हो, यानी उसकी गति की दिशा के विपरीत बल लगे तो उसके वेग में कमी होती है। इसी वेग में कमी को हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। ठीक है, गति की दिशा में ही बल लगे तो वेग बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं त्वरण, या आप दूसरा कह सकते हैं, इस स्थिति में त्वरण का मान धनात्मक होगा। ये इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ खींच रहे हैं, यानी गति की विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसके वेग के मान में क्या होगी, कमी होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। और अगर सपोज कीजिए त्वरण शून्य है तो वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा, या आप कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा। तो त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। याद हो गया। अच्छा, धनात्मक कब होगा, यदि कण की गति की दिशा में ही बल लगे तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। अगर कण की गति की दिशा के विपरीत बल लगे तो उसके वेग में लगातार कमी होती जाएगी, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण या मंदन। और अगर त्वरण शून्य हो तो वेग कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, वेग नियत रहेगा, वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, धनात्मक त्वरण कब होता है, ऋणात्मक त्वरण कब होता है, और शून्य त्वरण कब होता है, और इन सब का मतलब क्या होता है। ओके, अब मैं कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा संभव है, कैसा, कि कण का वेग तो 0 है पर त्वरण 0 नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि वेग तो 0 हो पर त्वरण 0 ना हो। आप बोलो सर ये क्या बात हुई, कण के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और आप कह रहे हैं कण का वेग 0 है लेकिन त्वरण 0 नहीं है, तो ये कहां से कंसेप्ट निकल के आ गया भैया ने। बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, क्या ऐसा संभव है कि कण का वेग तो 0 है पर त्वरण 0 नहीं है। बताओ, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ऐसा संभव है कि वेग तो 0 है लेकिन त्वरण 0 नहीं है, यानी वेग 0 होने पर भी त्वरण अशून्य। क्या कहते हैं इसे, वेग 0 होने पर त्वरण अशून्य। क्या संभव है क्या। तो जरा अब मेरी बात सुनना अच्छी तरह से। हमने किसी वस्तु को ऊपर उछाला तो ऊपर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो इसका वेग कम होता जाएगा,
और अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन इस पे यहां भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, यहां भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अधिकतम ऊंचाई पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लगेगा ना। यानी जब किसी कण को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जैसे मैंने यहां से इसको ऊपर फेंका, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इस समय भी यहाँ पर भी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, और यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है। यानी यहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण कहाँ की तरफ है, नीचे। यानी अगर किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसका वेग तो शून्य हो जाता है, लेकिन उसका जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण यानी g के बराबर होता है, यानी त्वरण शून्य नहीं होता। जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसका वेग तो शून्य होता है, लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। तो ऐसा संभव है। कौन किसमें संभव है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति में। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं, देखें, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति में अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर वेग शून्य होता है, परंतु त्वरण नहीं। ठीक है, तो जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति की बात करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर वेग तो शून्य हो जाता है, त्वरण शून्य नहीं होता। त्वरण किसके बराबर होता है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के समान होता है। तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर हम क्या बात करते हैं, वेग तो शून्य हो जाता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। त्वरण किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो जो मेरा क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या ऐसा संभव है कि किसी बिंदु पर वेग शून्य हो जाए लेकिन त्वरण शून्य ना हो, तो आपका आंसर होगा हाँ ऐसा संभव है। कब संभव है, जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर जाकर उसका वेग तो शून्य हो जाता है परंतु त्वरण शून्य नहीं होता। त्वरण किसके बराबर होता है, त्वरण उसका गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों की सबकी समझ में आया होगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है, क्या ऐसा संभव है कि इसका मतलब क्या है, डी वी वेक्टर का परिमाण बटे डी टी बराबर 0 है परंतु डी वी वेक्टर अपॉन डी टी का परिमाण 0 नहीं है। आप बोलो सर ये क्या बात हुई, इसका मतलब देखो मैं लिखता हूं, वेग के परिमाण में परिवर्तन की दर 0 है। इसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर का परिमाण 0 नहीं है। बोलो सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुनो ये तो बोलोगे ये क्या लिख दिया। वेग के परिमाण, वेग के परिमाण का मतलब हो गया 4, यानी जैसे कोई 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग के परिमाण में परिवर्तन की दर 0 है। यानी 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो उसकी चाल हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है भैया। ठीक है, ये तो कह रहा है वेग के परिमाण में परिवर्तन की दर, वेग का परिमाण यानी जैसे 10 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में, तो 10 मीटर पर सेकंड तो परिमाण हो गया ना चाल, तो यानी उसकी चाल कैसी रहे, नियत रहे, चाल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर का परिमाण, वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण, त्वरण का परिमाण 0 नहीं है, यानी हम बेसिकली कह रहे चाह रहे हैं कि त्वरण 0 नहीं है।
यानी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी त्वरण हो, क्या ऐसा संभव है? ये तो होगा क्वेश्चन भाई। डी वी वेक्टर का परिमाण बटे dt, तो वेग के परिमाण में परिवर्तन की दर यानी चाल में परिवर्तन की दर कितनी है? 0 है। चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्या कह रहा है? वेग में परिवर्तन की दर का परिमाण, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण का परिमाण 0 नहीं है, त्वरण 0 नहीं है। तो यानी इसको मैं अगर यहां लिखूं तो चाल अपरिवर्तित परंतु त्वरण 0 नहीं। यानी अब मुझे बताओ क्या ऐसा संभव है कि उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन फिर भी त्वरण हो? तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, याद होगा कि भाई 10 मीटर प्रति सेकंड से पूरब दिशा में जा रहा है, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड से ही वो उत्तर दिशा की ओर गतिशील हो जाता है। तो यहाँ पर भी चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर भी चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि वेग के परिमाण में जो परिवर्तन है वो 0 है। वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर भी वेग का परिमाण 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर भी वेग का परिमाण 10 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन क्योंकि यहाँ देखो वेग की दिशा परिवर्तित हो गई, यहाँ इस तरफ दिशा है, यहाँ इस तरफ दिशा है, और क्योंकि दिशा परिवर्तित हो गई तो वेग परिवर्तित हो गया, और वेग परिवर्तित हो गया तो इसका मतलब क्या उत्पन्न हुआ है? त्वरण उत्पन्न हुआ है। क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या ऐसा संभव है कि वेग के परिमाण में परिवर्तन की दर 0 हो परंतु वेग में परिवर्तन की दर का परिमाण 0 नहीं हो? तो हम बोलेंगे संभव है। संभव कब है? यदि कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पे गति करता है। तो चाल एक समान है, अगर वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो लगातार उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। लेकिन यहाँ गति की दिशा ये होगी, 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 यहाँ गति की दिशा ये होगी। तो आप देख सकते हैं यदि कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती जाती है तो इसका वेग परिवर्तित होता जाता है, और वेग के परिवर्तन के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर होगा संभव है। किसमें? एक समान वृत्ताकार गति में। एक समान वृत्ताकार गति का मतलब यदि कोई कण नियत चाल से या एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करे तो। ओके, तो आज ये हमने त्वरण का वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ के अलावा फिर हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरणों के बारे में। तो आप इस लेक्चर को पढ़ के इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो तो पूछें।